हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से बिहानी एकेडमी के इस नए यूट्यूब चैनल पर, जहां हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य गुणनखंड निकालते समय किन किन बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसी पर आधारित एक्सरसाइज 1.1, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिख रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आप व्यक्त कीजिए। और ये हमारे पास इसी के 5 सवाल है, 140, 156, 38, 25, 5000, 5 और 74, 29। आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 140। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि पीछे का इकाई क्या है। पीछे का इकाई है 0। मैंने आपको बताया था अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी इकाई हो तब हमें सबसे पहले 2 से ही भाग देना है और किसी संख्या से भाग नहीं देना है। अभी यहाँ पर इकाई क्या है 0, इसलिए हमें 2 से भाग देना है। 2 की टेबल में यह 7 बार और यह 0 का 0, फिर से 2 की टेबल में ही जाएगा। तो 2 की टेबल में 7 से कम आते हैं 6, कितनी बार 3 बार, बचा कितना 1 गया 0 के पास, कितने हो गए 10। 2 की टेबल में 10 कितनी बार आ गए हमारे पास 5 बार। अब यह 2 की टेबल में नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इकाई अंक क्या है 5। तब हमें सबसे पहले चेक करना है 2 के बाद में 3 से। मैंने आपको खास करके बताया था सबसे पहले हम चेक करेंगे 3 से, उसके बाद में 5 से, उसके बाद में 7 से, यानी आगे से आगे अभाज्य संख्याओं से कोशिश करेंगे। पहले 3 से चेक करने के लिए हमें पता लगाना है कि इन अंकों का योग कितना है। तो 3 और 5 होता है 8। 8 3 की टेबल में आता है? नहीं आता, इसलिए यह संख्या भी 3 की टेबल में नहीं आएगी। इसलिए अब हम आगे कौन सी अभाज्य संख्या आती है 5, उससे विभाजित करेंगे। 5 से तो यह बिल्कुल विभाजित होगा क्योंकि इकाई क्या है 5। तो 5 की टेबल में 35 आता है, कितनी बार 7 बार। और 7 की टेबल में 7 कितनी बार आ जाएगा 1 बार। तो हमारे पास 140 का अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ रहा है। 2 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 2 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, ये हमारे पास निकल कर आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 156। सबसे पहले बार बार बता रहा हूँ कि इकाई अंक देखना है। इकाई अंक है हमारे पास 6, तो किस में भाग जाएगा 2 में। तो 2 की टेबल में 15 से कम कितने आते हैं 14, कितनी बार 7 बार, बचा कितना 1 गया 6 के पास, कितने हो गए 16। 2 की टेबल में 16 कितनी बार आते हैं 8 बार। अभी तक भी यह 2 से विभाजित होता है। तो 2 की टेबल में 7 से कम आता है 6, कितनी बार 3 बार में, 1 गया 8 के पास, कितने हो गए 18। 2 की टेबल में 18 कितनी बार आ गए 9 बार। अब आ गए हमारे पास इकाई अंक 9, जो कि 2 की टेबल में नहीं आ सकता। इसलिए अब हम किससे चेक करेंगे 3 से। तो 3 की टेबल में यह बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 3 और 9 कितने होते हैं 12, तो यह भी 3 की टेबल में आएगा। तो 3 की टेबल में 3 1 बार, 3 की टेबल में 9 3 बार। अब आपको पता है 13 किसी की टेबल में नहीं आता, 13 सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आता है, यानी यह क्या है एक अभाज्य संख्या। तो 13 का हम लिख देंगे 13, 13 से ही जाएगा। तो 156 का हमारे पास निकल कर आता है 2 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 38, 25। इसका अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। तो सबसे पहले इकाई अंक चेक कर लिया, यहाँ पर 5 है इसलिए 2 से विभाजित नहीं होगा। तब हमें किससे चेक करना है सबसे पहले 3 से। तो 3 से चेक करने के लिए इतनी बड़ी संख्या को हमें भाग के नियम की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें भाग का नियम क्या कहता है कि 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी इन अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो यह संख्या भी 3 से विभाजित होती है। तो इन अंकों का योग हमारे पास निकल कर आ रहा है 18। 18 3 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसलिए सबसे पहले 3 से भाग देने पर, तो 3 की टेबल में 3 1 बार, 3 की टेबल में 8 से कम 6 2 बार, बचे कितने 8 में से 6 गए 2 गए 2 के पास, कितने हो गए 22।
3 की टेबल में 22 से कम 21 कितनी बार? 7 बार। बचे कितने? 1 गया 5 के पास, कितने हो गए? 15। 3 की टेबल में 15 कितनी बार आ गया हमारे पास? 5 बार। अभी तक भी हम 3 से ही ट्राई करेंगे। तो 3 से ट्राई करने का आपको नियम बता दिया है। 1 2 3, 3 7 10, 10 5 15। तो 15 3 की टेबल में आता है, इसलिए यह संख्या भी 3 की टेबल में ज़रूर आएगी। तो 3 की टेबल में भाग देने पर 3 की टेबल में 12 कितनी बार? 4 बार। 3 की टेबल में 7 से कम 6 आता है, कितनी बार? 2 बार। 3 की टेबल में 1 गया 5 के पास, 15 कितनी बार? 5 बार। अभी भी हम चेक करेंगे पहले 3 से जाता है या नहीं। 4 और 2 6, 6 और 5 11। क्या 11 3 की टेबल में आता है? नहीं आता। इसलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, किससे देखेंगे? 5 से। तो यह 5 की टेबल में तो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 5 होता है तब 5 से विभाजित डेफिनेटली होता ही है। तो 5 की टेबल में 42 से कम 40 कितनी बार? 8 बार। बचे कितने हमारे पास? 2 गए 5 के पास, कितने हो गए? 25। तो 5 की टेबल में 25 कितनी बार? 5 बार। यह अभी तक भी 5 से विभाजित है। 5 की टेबल में 8 से कम 5 कितनी बार? 1 बार। 8 में से 5 गए, कितने बचे? 3 गए 5 के पास, कितने हो गए? 35। 5 की टेबल में 35 कितनी बार आता है? 17 बार। और 17 क्या किसी की टेबल में आता है? नहीं आता। यह सिर्फ और सिर्फ खुद से ही विभाजित होता है, इसलिए यह क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो 17 की टेबल में 17 1 बार। हमारे पास 38 25 का अभाज्य गुणनखंड निकल कर आता है 3 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17। यह हमारा थर्ड का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है 5005। इसको सॉल्व करते हैं। 5005। अब सबसे पहले यह 2 से तो नहीं जाएगा, तो हम किससे चेक करेंगे? 3 से। 5005 कितना होता है? 10। तो 10 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए यह संख्या भी 3 की टेबल में नहीं आएगी। 3 के बाद में हम किससे ट्राई करेंगे? 5 से। तो 5 से तो यह जाएगा डेफिनेटली। 5 की टेबल में 1 बार, ये 0 0 बीच में, 5 की टेबल में 5 1 बार। यह हमारा निकल कर आ गया 1001। अब 1001 5 की टेबल में तो नहीं आएगा, तो अब हम किससे चेक करते हैं? 7 से। तो 7 से चेक करने के लिए आप पहले 7 मत लिखो, पहले खुद चेक कर लो। 7 की टेबल में 10 से कम 7 कितनी बार? 1 बार। 3 गया 0 के पास, कितने हो गए? 30। 7 की टेबल में 30 से कम आता है 28, कितनी बार? 4 बार। बचे कितने? 30 में से 28 गए, कितनी बार? 2 बार। 2 गए 1 के पास, कितने हो गए? 7 की टेबल में 21 आते हैं क्या? हाँ। तो इसका मतलब यह कंप्लीटली डिविजिबल है 7 से। तो 7 से डिवाइड करने पर 7 की टेबल में 10 से कम 7 कितनी बार? 1 बार। बचे कितने? 3 गए 0 के पास, 30। 7 की टेबल में 30 से कम 28 4 बार। बचे कितने हमारे पास? 2 गए 1 के पास। 7 की टेबल में 21 कितनी बार? 3 बार। अब हमारे पास आता है 143। पहले चेक करेंगे 7 से जाता है या नहीं। तो 7 की टेबल में 14 तो आ जाता है, उसके बाद में बचता है 3 शेष, तो यह कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तब हम चेक करते हैं 7 के बाद में 9 से चेक करेंगे? नहीं, क्योंकि 9 क्या है? एक भाज्य संख्या। हमें चेक करना है 11 से। तो 11 से चेक करेंगे। तो 11 की टेबल में 14 से कम 11, बचे कितने? 3 गए 3 के पास, तो 33 आ रहा है। तो 11 यहाँ पर लगा सकते हैं। 11 की टेबल में 14 से कम 11 1 बार। बचे कितने? 3 गए 3 के पास, 33। 11 की टेबल में 33 हमारे पास आता है 3 बार। अब आपको पता ही है 13 खुद एक अभाज्य संख्या है। 13 की टेबल में 13 1 बार। तो 5005 का आंसर हमारे पास निकल कर आता है 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13। हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 74 29। पांचवा क्वेश्चन है 74 29। सॉल्व करते हैं 74 29। सबसे पहले 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से जाएगा? देखते हैं। 7 और 4 11, 11 2 13, 13 और 9 22। 22 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए यह 3 से भी विभाजित नहीं है। फिर हम चेक करेंगे 5 से। क्या 5 की टेबल में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इकाई अंक 5 नहीं है। 7 की टेबल से चेक करते हैं। 7 की टेबल में 7 1 बार, 7 छक्के 42, और 7 की टेबल में 9 नहीं आएगा। 9 से कम 7 आएगा, फिर 2 बच जाएगा, यानी यहाँ पर शेषफल तो बचना ही नहीं चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। फिर हम चेक करेंगे 11 से। तो 11 की टेबल में 74 से कम 66 आते हैं, 8 जाते हैं
2 के पास 82, 11 के टेबल में 82 से कम 77 आते हैं, बचते कितने हैं 5, 5 जाते हैं 59 के पास, 11 के टेबल में 59 भी कंप्लीट डिवाइडेड नहीं है। अब हम चेक करते हैं 13 से, तो 13 की टेबल में 74 से कम आते हैं 65, बचते कितने हैं 9, 9 गए 2 के पास 92, 92 से कम आते हैं 91, बचे कितने 1, 1 गया 9 के पास, कितने हुए 19। अब 13 की टेबल में 19 तो कम्प्लीटली नहीं आता, इसलिए अब हम चेक करेंगे अगली अभाज्य संख्या हमारे पास कौन सी है 17। तो 17 से चेक करने पर 17 की टेबल में 74 से कम 68, 6 बचते हैं 2 के पास 62, 17 की टेबल में 62 से कम 51, बचते कितने हैं 11, 11 गए 9 के पास, कितने हुए 119। तो 17 की टेबल में 119 आता है 7 बार, तो यह हमारा डिवाइड होता है जाकर 17 से। 17 की टेबल में 74 से कम 68 4 बार, 6 गए 2 के पास 62, 17 की टेबल में 62 से कम आते हैं हमारे 51, कितनी बार 3 बार, बचे कितने 11, 11 गए 9 के पास, 17 की टेबल में 119 आता है हमारे पास 7 बार। अब हम फिर से यही चेक करेंगे क्या ये 17 से विभाजित है या नहीं। तो 17 की टेबल में 43 से कम 38, बचे कितने 5, 5 गए 7 के पास, 17 की टेबल में 57 आता है, नहीं आता, इसलिए अब हम 17 से डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ ये ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर 17 से नहीं जाता तब हम ऐसा नहीं कर सकते कि अब हम पीछे जाकर पीछे वाली अभाज्य संख्याओं से चेक करें, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जब 17 से पहली बार में 17 से ही गया है, अब हम आगे की अभाज्य संख्याओं से ही चेक करेंगे। तो आगे की अभाज्य संख्या कौन सी है हमारे पास 19, तो 19 से चेक करने पर तो 19 से यह कंप्लीटली डिविजिबल है। 19 की टेबल में 38 आते हैं 2 बार, बचते कितने हैं 5, 5 जाते हैं 7 के पास 57, तो 19 की टेबल में हमारे पास 57 आते हैं 3 बार। अब 23 की ही टेबल में आता है कितनी बार 1 बार, क्योंकि 23 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो हमारे पास 74 29 का बड़ी मशक्क़त करने के बाद में आता है 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23। यही प्रोसेस होता है जब हम क्या करते हैं चेक करते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं। इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। ये हमारे होते हैं अभाज्य गुणनखंड के सवाल। बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात करें और जांच करें A इंटू बी इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है, यह हमें जांच भी करनी है। और मैंने इससे पिछली क्लास में इसका एक एग्जाम्पल आपको बताया भी। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 26 और 91। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सहायता लेनी पड़ती है किसकी, अभाज्य गुणनखंड की। तो सबसे पहले 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड करने पर करिए 26 के अभाज्य गुणनखंड। तो 2 की टेबल में जाएगा कितनी बार 13 बार, और 13 की टेबल में ही आता है कितनी बार 1 बार। अब हम 91 के करते हैं। तो 91 2 की टेबल में नहीं आता, 3 से चेक करने के लिए 9 और 1 10, तो 10 3 की टेबल में नहीं आता, तो यह 91 भी 3 की टेबल में नहीं आता। 5 से जाएगा नहीं क्योंकि 5 की टेबल में 1 नहीं आता। अब हम चेक करते हैं 7 से। तो 7 की टेबल में यह कम्प्लीटली डिविजिबल है। 7 की टेबल में 9 से कम 7 आते हैं कितनी बार 1 बार। बचा कितना हमारे पास 2 गया 1 के पास, कितने हुए 21। तो 7 की टेबल में 21 आता है 3 बार। यह 13 से ही डिविजिबल है, आपको पता ही यह अभाज्य संख्या है। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास निकल कर आते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 13, और 91 के निकल के आते हैं हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाई 13। अब मैंने आपको बताया था कि HCF कैसे निकाला जाता है। कॉमन जितना भी है, जो कॉमन है उसकी हमें लेनी है छोटी घात। कौन सी घात लेनी है हमें, छोटी घात। तो यहाँ पर कॉमन क्या है आपको साफ दिख रहा है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर भी 13 है। तो इनमें से कॉमन की छोटी घात, अब यहाँ पर भी 1 ही है और यहाँ पर भी 1 ही है, तो कोई मतलब नहीं है, यानी खाली 13 ही आंसर हो जाएगा हमारा। उसके बाद में LCM मैंने आपको बताया है कैसे निकालते हैं।
इसमें भी हम कॉमन ही लेते हैं, लेकिन उस कॉमन की लेते हैं हम बड़ी घात। कौन सी लेते हैं? बड़ी घात। और साथ में मल्टीप्लाई किया जाता है जितने भी अनकॉमन हैं, जितने भी क्या हैं? अनकॉमन भी जितने हैं उनको भी साथ में हम मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम में। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो एलसीएम 13 और 13, यहाँ पर भी कॉमन यही है, इनकी बड़ी घात छोटी घात सब एक समान ही है, तो यहाँ पर 13 तो आ गया, मल्टीप्लाई बाई अनकॉमन कौन है? यहाँ पर 2 और 7, ये दोनों अनकॉमन है, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 13 दूनी 26, 26 सते हमारे पास आते हैं 182। ये हमारे पास आंसर आ गया एचसीएफ और एलसीएम का। अब हमें क्या करना है? चेक करना है। अब हमें क्या करना है? चेक। तो चेक क्या करना है कि इन दोनों का गुणनफल, चलिए ए और बी का गुणनफल, ए और बी हमारे पास क्या है? ये दो संख्याएं हैं, 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आता है या नहीं, ये हमें चेक करना है। एचसीएफ क्या है हमारे पास? 13 मल्टीप्लाई बाई 182, ये हमें चेक करना है। तो 26 एकम 26, ये हमारे पास आता है 26 एकम 26, 6 हासिल लगेगी 2, 26 9 234, 234 और 2 हमारे पास आते हैं 236, ये आ गया हमारे पास 2366। तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी क्या आना चाहिए? 2366 ही आना चाहिए। तो 13 दूनी 26 हासिल लगेगी 2, 13 8 104, 104 और 2 106, 6 हासिल लगेगी 10, 13 एकम 13, 13 10 कितने हो गए हमारे पास? 23। तो यह जांच एकदम सही सिद्ध हुई कि ए और बी का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। इति सिद्धम, हैंस प्रूफ्ड। यह हमारा हुआ पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 510 और 92। 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 510 यह किसकी टेबल में जाएगा? 2 की टेबल में, क्योंकि का अंक क्या है? 0। तो 2 की टेबल में 5 से कम आते हैं हमारे पास 4, कितनी बार? 2 बार में, 1 बचता है 11। 2 की टेबल में 11 से कम आता है 10, कितनी बार में? 5 बार में, 1 बचता है गया 0 के पास 10। 2 की टेबल में 10 कितनी बार आ गए हमारे पास? 5 बार। अब क्या ये 2 की टेबल में जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए अब हम चेक करेंगे किससे? 3 से। 2 और 5 7, 7 और 5 हमारे पास आते हैं 12। तो सबसे पहले हम 3 से भाग देंगे। तो 3 की टेबल में 25 से कम 24, कितनी बार? 8 बार। बचे कितने? 1 गया 5 के पास, कितने हो गए? 15। 3 की टेबल में 15 आता है 5 बार। अब क्या ये फिर से 3 से जाता है? तो 8 और 5 13, 13 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए यह भी 3 से विभाजित नहीं होगा। अब हम 5 से चेक करते हैं, तो 5 से जाएगा क्योंकि इकाई अंक क्या है? 5। 5 की टेबल में 8 से कम आता है हमारे पास 5, कितनी बार में? 1 बार में। बचा कितना? 3 गया 5 के पास, कितना हो गया? 35। 5 की टेबल में 35 कितनी बार में आ गए? 7 बार में। यह हमारे पास आ गई है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या ही विभाजित कर सकती है। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। अब हम करते हैं 92 के। तो यह 2 की टेबल में जाएगा। 2 की टेबल में 9 से कम 8, कितनी बार में? 4, 1 बचा, 2 के पास गया 12। 2 की टेबल में 12 आते हैं हमारे पास 6 बार में। यह फिर से 2 की टेबल में गया। 2 की टेबल में 4 2 बार में, 6 3 बार में, और 23 क्या है हमारे पास? एक अभाज्य संख्या। तो 23 की टेबल में 23 1 बार। तो हमारे पास 92 के अभाज्य गुणनखंड निकल कर आते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 23। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 23। अब हमें निकालना है सबसे पहले HCF। तो HCF मैंने आपको बता दिया है कि आपको कॉमन ढूंढना है और उस कॉमन की छोटी वाली घात लेनी है। देखो यहाँ पर कॉमन सिर्फ और सिर्फ 2 है, यहाँ पर भी 2 है।
यहाँ पर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। यहाँ पर 3 है क्या? यहाँ पर 3 है, नहीं है। यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 23 है, नहीं है। 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर है, नहीं है। 17 भी कॉमन नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन संख्या जो आ रही है हमारे पास वो 2 और 2 आ रही है। इस 2 की छोटी वाली घात यहाँ पर मान लेते हैं 1, तो छोटी वाली घात कौन सी होगी? 2 की पावर 1, यानी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास निकल कर आ रहा है 2। अब हम ज्ञात करते हैं एलसीएम। क्या ज्ञात करते हैं? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? कॉमन की हमें लेनी है बड़ी वाली घात, तो कॉमन की बड़ी वाली घात हमारे पास आती है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई बाकी जितने भी अनकॉमन है उनको भी साथ में क्या करना है हमें? मल्टीप्लाई। तो 3 × 5 × 17 × 23, ये हमारे पास आ गया एलसीएम। इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 की पावर स्क्वायर 4, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 मल्टीप्लाई बाई 17 को कर देते हैं 17 तिया 51 हासिल लगेगी 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 हमारे पास आते हैं 39। 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया 60, 60 को हमें किससे करना है? 391 से। 0 का सबसे पहले हम 0 लिख देते हैं। 6 को 1, 6 कम 6, 6 9 54 हासिल लगेगी 5, 6 3 18, 18 और 5 कितने आता है हमारे पास? 23। तो 23 460 ये हमारे पास निकल के आता है एलसीएम। एचसीएफ आ गया 2, एलसीएम आता है 23 460। अब हमें क्या करनी है? जांच। जांच करने के लिए सबसे पहले हम a × b निकालते हैं, फिर नीचे निकालते हैं एचसीएफ × एलसीएम। a × b यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 510 × 92 और फिर एचसीएफ × एलसीएम। एचसीएफ कितना? 2, एलसीएम कितना? 23 460। तो हम इसको ज्ञात करते हैं। 92 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 0 का तो हमारे पास आ गया 0, 92 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 92 ही आएगा, बचा कितना? 9। 92 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 460। 460 और 9 हमारे पास कितने आ गए हैं? 469। तो ये हमारा आ गया 46920। तो हमें चेक करना है क्या यह भी 46920 आता है। तो देखते हैं। 0 का तो 0 उतार लेंगे। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 2 छक्के 12 हासिल लगेगी 1। 2 को 4 से 2 छक्के 8, 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर भी आ रहा है हमारा 46920 और यहाँ पर भी आ रहा है हमारा 46920। तो हम यह कह सकते हैं कि a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। ये हमारा हुआ सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। 336 और 54। तो हमें पहले क्या करना है? 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या आता है देखते हैं। तो सबसे पहले 2 की टेबल में 3 से कम 2 एक बार, 1 गया 13। 2 की टेबल में 13 से कम कितना आता है? 12। कितनी बार में? 6 बार में। 1 गया 6 के पास, कितना हो गया? 16। 2 की टेबल में 16 कितनी बार आते हैं? 8 बार। अभी तक भी 2 से विभाजित होगा। तो 2 की टेबल में 16 आते हैं कितनी बार में? 8 बार में। 2 की टेबल में 8 4 बार में। 2 की टेबल में 8 4 बार, 4 2 बार में, फिर 2 से विभाजित होगा। 2 की टेबल में 4 2 बार में, 2 की टेबल में 2 1 बार में। अब यह किससे विभाजित होगा? 3 से। तो 3 की टेबल में 21 आ गए हमारे पास 7 बार में और 7 हमारे पास 1 बार में। ये आ गया 336 का हमारे पास। अब हम निकालेंगे 54 का। तो 2 की टेबल से जाएगा। 2 की टेबल में 5 से कम 4 आते हैं कितनी बार में? 2 बार में। 1 गया 4 के पास, कितने हो गए? 14। 2 की टेबल में 14 आते हैं 7 बार में। अब ये 3 से जाएगा। 3 की टेबल में 27 आते हैं 9 बार में। फिर 3 की टेबल में फिर जाएगा तो 3 की टेबल में 9 आता है 3 बार में। फिर 3 की टेबल में 3 1 बार। तो हमारे पास 336 के अभाज्य गुणनखंड आते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 और 54 के अभाज्य गुणनखंड आते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर आ रही है हमारे पास क्यूब। इसका हम निकालते हैं सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है तो ढूंढिए कॉमन। कॉमन यहाँ पर 2 भी है और यहाँ पर 3 भी है। तो इस बार हमारे पास 2 संख्याएं कॉमन आई हैं। तो कॉमन को पहले लिख लेते हैं कि 2 की पावर 1 छोटी घात है तो 2 की पावर 1 2 होगी। 3 की पावर 1 यहाँ पर भी छोटी घात है तो हमने तो छोटी घात ले ली। इनको क्या कर लेंगे हम? मल्टीप्लाई। 2 3 6। हमें लेनी हमेशा एचसीएफ में छोटी वाली घात ही है। अब हम लेंगे एलसीएम को। एलसीएम हमारे पास आएगा कॉमन की कौन सी घात? बड़ी वाली घात। कौन सी है? 4। इस कॉमन की बड़ी वाली घात कौन सी है? 3 की पावर 3।
बाकी साथ में जितना भी अनकॉमन बचता है उसको भी उतार लेते हैं। तो 2 की पावर 4 हमारे पास आती है 16, 3 की पावर क्यूब आती है 9 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर क्यूब 27 आती है, और उसके बाद में 7। तो 27 को 7 से एक बार मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 49, कितनी बार 4 बार, 7 दूनी 14, 14 4 18, ये हमारे पास आता है 189। 16 को 16 में 144, हासिल लगेगी 14, 16 8 128, 128 और 14 होते हैं हमारे पास 142, इसका आता है 2, हासिल फिर लगेगी 14, 16 एकम 16, 16 और 14 कितने होते हैं 30। तो ये हमारे पास निकल कर आ गया है एलसीएम 3024। एचसीएफ आ गया हमारे पास 6। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, चेक। तो चेक करने के लिए a इंटू बी, सबसे पहले a इंटू बी कितना है 336 को हमें मल्टीप्लाई करना है 54 से। तो 336 को मल्टीप्लाई करना है 54 से, यहाँ पर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 छक्के 24, हासिल लगेगी 2, 4 तिया 12, 12 2 14, हासिल लगेगी 1, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 5 छक्के 30, हासिल लगेगी 3, 5 तिया 15, 15 3 18, हासिल लगेगी 1, 5 तिया 15, 15 और 1 16। ये हमारे पास निकल कर आ गया 8 3 11, हासिल लगेगी 8 1। तो हमारे पास ये आ रहा है 18,144। अब हमें मल्टीप्लाई करना है एचसीएफ और एलसीएम को। एचसीएफ हमारे पास है 6 और एलसीएम हमारे पास है 3024। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 चौके 24, हासिल लगेगी 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, हासिल लगेगी 1, 0 के ऊपर 1 है तो 1 का 1, 6 तिया 18। तो जितना एचसीएफ आ रहा है, एलसीएम का गुणनफल आ रहा है, उतना ही हमारा ए और बी का गुणनफल आ रहा है। तो यह भी सवाल हमारा सिद्ध होता है। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट खत्म होते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे इस एक्सरसाइज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। अब सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, जांच बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, तो चेक करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेने। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आता है 2 की टेबल में यह 6 बार, फिर 2 की टेबल में यह 3 बार, फिर 3 की टेबल में यह 1 बार। फिर हम करते हैं 15 का अभाज्य गुणनखंड। तो यह 3 की टेबल में आता है 5 बार, 5 की टेबल में 1 बार। फिर 21 का कर लेते हैं। यह 3 की टेबल में आता है 7 बार, फिर यह 7 की टेबल में 1 बार। इनके अभाज्य गुणनखंड हम लिख लेते हैं। 12 का क्या आया है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। 15 का क्या आया है, 3 मल्टीप्लाई बाई 5। और हमारे पास 21 का निकल कर आया है 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे एचसीएफ क्या है। एचसीएफ वह संख्या है जो कॉमन है। कॉमन क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन वह होगी जो तीनों में होगी, या 3 से ज़्यादा संख्या दे रखीगी तो उन सारों में कॉमन होनी चाहिए। तो 3 3 3 कॉमन है। इस 3 की कम वाली घात, अब सारी ही घात 1 है तो कम वाली घात 1 ही होगी, तो 3 की पावर 1 3 ही होता है। ये हमारा आ गया एचसीएफ। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम कहता है कि कॉमन की आप बड़ी वाली घात लीजिए, तो कॉमन की बड़ी वाली घात और छोटी वाली घात 1 ही है, तो सबसे पहले हमने कॉमन ले लिया। साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी बाकी बचा है। तो 2 का स्क्वायर बचा है, ये ले लिया, और क्या बचा है, 5 बचा है, ये भी ले लिया, और बचा है हमारे पास 7। तो जो अनकॉमन है उनको भी हमें एलसीएम में लिखना है। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 पंजे 20, 20 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 20 सत्ते 140। अब हमें ये मल्टीप्लाई कर देना है। 0 का 0, 3 चौके 12, असल लगेगी 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4। ये हमारे पास आ गया एचसीएफ, ये हमारे पास आ गया एलसीएम। एकदम आसान है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। एकदम आसान सवाल है। 17 की टेबल में 17 1 बार, 23 की टेबल में 23 1 बार, और 29 की टेबल में 29 1 बार। क्योंकि तीनों की तीनों हमें प्राइम नंबर्स दे रखे हैं, यानी अभाज्य संख्याएं दे रखी है। इनका अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकाल 17 का 17, इसको मल्टीप्लाई 1 भी कर सकते हैं। 23 का
23, इसको मल्टीप्लाई 1 भी कर सकते हैं, 29 का 29 मल्टीप्लाई हम 1 भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गए अभाज्य गुणनखंड इनके। अब हमें निकालना है सबसे पहले HCF। अब आप कहोगे कि HCF कैसे निकालोगे जब इसमें कोई कॉमन है ही नहीं। इसलिए जब भी कोई कॉमन नहीं होता है तब हमारा HCF होता है 1, ये ध्यान रखना। इसलिए मैंने मल्टीप्लाई में साथ में क्या लगा दिया 1, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई संख्या कॉमन नहीं आती है तब हमारा HCF होता है 1, ये ध्यान रखना। अब LCM, तो LCM पहले तो जो कॉमन है तो कॉमन तो है ही नहीं, छोड़ दो उसको। बचा क्या अनकॉमन, तो अनकॉमन को सारों को हमें क्या कर लेना है मल्टीप्लाई। 17 को 23 से, 23 को 29 से। तो सबसे पहले 17 को 23 से कर लेते, 17 × 51, हाथ से लगेगी 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 हमारे पास आते हैं 39। इसको हमें करना है 29 से, तो 391 को 29 से मल्टीप्लाई करने पर 9 एकम 9, 9 9 81, हाथ से लगेगी 8, 9 3 27, 27 और 8 होते हैं 35, मल्टीप्लाई बाई 2 एकम 2, 2 9 18, हाथ से लगेगी 1, 2 3 6 और 1 7, 9 1 2 3 5 8 13, हाथ से लगेगी 1, 7 4 11। तो हमारे पास LCM आ गया है 11,339। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 9 और 25। इसका HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड, 9 का अभाज्य गुणनखंड और साथ में 25 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 8 2 की टेबल में 4 बार, फिर 2 की टेबल में 2 बार, फिर 2 की टेबल में 1 बार, फिर 9 किसकी टेबल में 3 की टेबल में 3 बार, फिर 3 की टेबल में 3 1 बार। यह 5 की टेबल में ही जाएगा 5 बार और 5 की टेबल में 5 1 बार। हमारे पास 8 के अभाज्य गुणनखंड निकल कर आते हैं 2 की पावर क्यूब, 9 के आते हैं 3 की पावर स्क्वायर और 25 का आता है 5 का स्क्वायर। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं HCF। क्या कोई कॉमन दिख रहा है? इससे जस्ट पीछे वाले सवाल में मैंने बताया था कि अगर कॉमन नहीं दिखता है तब हमें HCF लेना है 1। ये हमारा HCF हो गया। उसके बाद में LCM, जब कॉमन है ही नहीं तब बाकी जितने भी बचे उन सारों को क्या कर देना है मल्टीप्लाई, अनकॉमन को 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर। तो 2 का क्यूब 8, ये 9 और 25 ही होता है। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 72 मल्टीप्लाई बाई 25, 25 दूनी 50, हासिल लगेगी 5, 25 सत्ते 175, 175 और 5 हो गए 180। ये हमारे पास निकल कर आ गया LCM। तो ये थर्ड क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306 657 ज्ञात करें। यानी ये दो संख्याएं हैं A और B, इनका HCF कितना है 9। ये दो संख्याएं A और B, इनका हमें क्या निकालना है LCM निकालना है। हमें साफ सीधी बात पता है कि HCF मल्टीप्लाई बाई LCM ये A इंटू B होता है, ये बात हमने देख भी ली थी। तो अगर हमें LCM निकालना है, क्या निकालना है LCM, सामने कौन है A मल्टीप्लाई बाई B। अगर ये मल्टीप्लाई में इसको उधर भेजूं तो ये किस में चला जाएगा भाग में। आपको सिंपल से ये कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए पक्षांतरण के, कि अगर कोई संख्या इधर प्लस की है तो हम उधर भेजते हैं तो माइनस की हो जाती है, माइनस की होती है तब हम बराबर के उस साइड में भेजते हैं तो प्लस की हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई की है तो डिवाइड की हो जाती है, डिवाइड की है तो मल्टीप्लाई की हो जाती है। ये हमें कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए जिससे सवालों को आसानी से किया जा सके। तो हमारा LCM आ गया A इंटू B अपॉन में HCF। तो LCM बराबर A कितना है हमारे पास 306, B कितना है 657 अपॉन में HCF कितना है इनका 9। 9 को किसी से भी हम काट सकते हैं। 9 की टेबल में 65 से कम 63 कितनी बार 9 सत्ते 63, 2 बचा 2 गया किसके पास 7 के पास 27। 9 की टेबल में 27 कितनी बार आएगा 73 बार। यानी हमारे पास LCM 306 को 73 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। तो 306 को 73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 छक्के 18 असल लगेगी 1, 3 तिया 9, 7 छंग 42 असल लगेगी 4,
7 तिये 21, 8, 2 और 1 3, 9 4 13, असल लगेगी 1, 22, 338। ये हमारा हो गया एलसीएम। तो जब भी ऐसे सवाल दे रखे हों जिसमें एचसीएफ दे रखा और एलसीएम पूछे, तब हमें एक को नीचे भेज देना है। अगर यहाँ पर ये उल्टा होता, एलसीएम दे रखा होता और एचसीएफ पूछता, तब हम एलसीएम को नीचे भेज देते। अगर ऐसा भी होता कि एक संख्या दे रखी हो और एचसीएफ और एलसीएम दे रखा हो और एक संख्या मान लो बी दे रखी हो, तो अब हम ए को यहाँ पर नीचे भेज देते, या ए दे रखी हो तो अब हम बी को यहाँ पर नीचे भेज देते। ये सवाल बड़े आसानी से इसी तरीके से सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन हमारे पास है, एक लॉजिकल क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये संख्या हमारे पास है कि 6 की पावर n, यानी 6 की पावर कितनी भी हो सकती है, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, कितनी भी हो सकती है। क्या ये अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? तो सबसे पहले तो हम इसको लॉजिकली करने की कोशिश करते हैं। अपन n की पावर रख के देखते हैं, और n की पावर हमेशा हमेशा क्या होनी चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो प्राकृत संख्या हमने आपको बता दी कौन सी होगी, 1 से जो शुरू होती है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो 6 की पावर 1 रख के देखते हैं, 6 की पावर 1 6 आता है, 6 की पावर 2 रखते हैं, 6 की पावर 2 36 खत्म होती है 6 पर, 6 की पावर 3 कितना होता है 216, यानी कितना भी कर लो, 6 की पावर कितनी भी कर लो, ये अंक कितने पर ख़त्म होगी, 6 पर ही ख़त्म होगी। यानी एक बात तो यहाँ से सिद्ध होती है कि ये अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो क्यों नहीं हो सकती, इसका रीज़न हमें हर संख्या के लिए देना हो तो कैसे देंगे आप, ये तो हमने लॉजिकली तरीका अपनाया है, हम ऐसे किसी को जवाब नहीं दे सकते। तब हम कैसे जवाब देंगे, संख्या 0 पर समाप्त हो इसके लिए यह ज़रूरी है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 × 5 आना ही चाहिए। ये बात ध्यान में रखना। अगर कोई अंक 0 पर आ रहा है, कोई अंक 0 आ रहा है किसी संख्या के पीछे, तो डेफिनेटली उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 × 5 होगा ही होगा। तो हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर तो हमारे पास 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें पता क्या आता है, 2 × 3 यही आता है। तो इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 अभाज्य संख्या शामिल नहीं है। अतः 6 की पावर n अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। ये हमारा होगा एक सही तरीके से आंसर। तो हमें कभी भी चेक करने के लिए, अगर ये चेक करना हो कि वह अंक 0 पर ख़त्म होगी या नहीं होगी, किसी की पावर अंक 0 पर ख़त्म होगी या नहीं होगी, तब हमें ये चेक करना होगा कि उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आते हैं तब तो वह 0 पर ख़त्म हो सकती है, वरना वह ख़त्म नहीं हो सकती। जैसे एग्जाम्पल मैं 10 लेता हूँ, 10 की पावर n ज्ञात करने की कोशिश करता हूँ, तब मैं 10 का अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, और 10 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 × 5, तो 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 10 की पावर n कितनी भी हो वह 0 पर ख़त्म ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, व्याख्या करें कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं।
अर्थात ये है भाज्य संख्या, लेकिन हमें रीज़न देना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमारे पास भाज्य संख्या की डेफिनेशन होनी चाहिए। भाज्य संख्या क्या होती है ये पता होना चाहिए। तो भाज्य संख्या तो वही होती है जो खुद के अलावा किसी और संख्या से भी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। सपोज दैट 6 हैं, 6 से तो विभाजित होता ही है, खुद से तो विभाजित होता है, लेकिन 6 साथ में 2 से भी विभाजित होता है और 6 साथ में 3 से भी विभाजित होता है। तो अर्थात 6 एक क्या है, भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या यानी कॉम्पोजिट नंबर्स वही नंबर्स होते हैं जो खुद के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए हम इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। अब हम इसे कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं। 7 को 11 से मल्टीप्लाई किया 77 इंटू 13 प्लस 13, 77 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 सते 91, हसल लगेगी 9, 13 सते 91, 91 और 9 कितने हो गए 100 प्लस 13, x बराबर 1001 और 13 कितने हो गए 1014। ये निकल कर आ गया हमारा x। इसी तरीके से हम y के बारे में बात कर लेंगे। 7 छक्के 42 मल्टीप्लाई बाय 5 चौके 20, 20 दिए 60, 60 दूनी 120 प्लस 5, y बराबर 0 का 0, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 दूनी 24, असल लगेगी 2, 12 चौके 48, 48 और 2 50 प्लस 5, y बराबर आ गया हमारे पास 5045। अब हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड 1014 का, तो 2 की टेबल में 10 आते हैं। क्या 2 की टेबल में 1 आता है? नहीं आता। 1 से कम भी नहीं आता, इसलिए हमें दोनों संख्या लेनी पड़ेंगी। जब दोनों संख्या लेते हैं तब बीच में क्या लगाते हैं, 1 0, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड ब्रेक हो गया है। तो 2 की टेबल में अब हम 14 देखेंगे 7 बार। यह किसकी टेबल में देखेंगे, 3 की टेबल में। 5 और 7 होते हैं 12, तो 12 3 की टेबल में आता है, तो 5 और 7 भी 3 की टेबल में आएगा ज़रूर। तो 3 की टेबल में 5 से कम 3 1 बार, 2 बचा, 2 गया 0 के पास 20, 3 के टेबल में 20 से कम 18 कितनी बार, 6 बार, बचा कितना 2, 2 गया 7 के पास, 3 की टेबल में 27 कितनी बार आ गया 9 बार। फिर देखेंगे 3 की टेबल में जाता है क्या, नहीं जाता। हमें पता है 169 अब एक प्राइम नंबर में ही जाएगा, यानी अभाज्य संख्या में ही जाएगा, वो है 13। 13 की टेबल में 13 बार जाएगा और फिर ये 13 की टेबल में ये 1 बार। तो यानी 1014 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 का स्क्वायर। हम 5045 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 5 की टेबल में 1 बार, फिर 0, फिर 5 की टेबल में 4 नहीं आता, 4 से कम भी नहीं आता, तब 1 बार और 0 लेंगे। 5 की टेबल में 45 कितनी बार गया 9 बार। 1009 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए 1009 की टेबल में 1 बार। तो 5045 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 1009। क्या ये दोनों संख्याएं x और y जो हमने ली है, क्या ये दोनों संख्याएं सिर्फ और सिर्फ खुद से ही विभाजित हो रही है, यानी 1014 से ही विभाजित हो रहा है? नहीं, इसके प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 13 के पावर स्क्वायर निकल कर आ रहा है, जबकि 5045 का 5 इंटू 1009 निकल कर आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं x और y भाज्य संख्याएं हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, 1.1 एक्सरसाइज का 7वां नंबर। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पाथ है। ये एक वृत्ताकार पाथ है किसी खेल के मैदान के चारों ओर। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ये यहाँ पर एक चक्कर इसने सोनिया ने कंप्लीट किया और सोनिया को लगे भाई 18 मिनट, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितना लगा 12 मिनट, यानी रवि इससे ज़्यादा तेज चल रहा है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और समय से चले, यानी उनकी डायरेक्शन एक ही है। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? अब कब मिलेंगे ये, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं कितने
12 मिनट, 18 मिनट, और रवि लेता है कितने अपने 12 मिनट। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे कब, ये पता लगाने के लिए हमें निकालना होगा इनका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम द्वारा हम प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे ये ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 18 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, और इधर करेंगे हम 12 का अभाज्य गुणनखंड। 2 की टेबल में ये 9 बार, फिर 3 की टेबल में ये 3 बार, फिर ये 3 की टेबल में 1 बार। तो अपना 18 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 × 3 का स्क्वायर। इधर 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 की टेबल में ये 6 बार, फिर ये 2 की टेबल में 3 बार, फिर ये 3 की टेबल में 1 बार। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास निकल कर आ गया 2 की पावर स्क्वायर × 3। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसका क्या हो गया, जो कॉमन है उसकी कौन सी घात लेनी है हमें, बड़ी वाली घात। बड़ी वाली घात कौन सी है, 2 की पावर स्क्वायर। ये जो कॉमन है इसकी भी कौन सी लेनी है, बड़ी वाली घात। तो बड़ी वाली घात कौन सी है, 3 की पावर स्क्वायर। 2 की पावर स्क्वायर 4, 3 की पावर स्क्वायर 9, यानी ये निकल कर आ गया 36। अर्थात सोनिया और रवि पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये हमारा हो गया आंसर। और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।